झूठा सच वतन और देश का वाचन हम कर रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा कि रतन और किस तरीके से जो है पुरी में बातचीत चल रही थी कि कैसे जो है सांप्रदायिक दंगों की वजह से हिंदू भाइयों की जानें मुफ्त में ली जा रही हैं और वो पुरी को एक तरीके से कहता भी है कि हमें तैयार रहना चाहिए। आगे के लिए क्या कंडीशन होती है उसके लिए तैयार होना चाहिए। और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में पुरी जो है वो पंडित गिरधारी के यहाँ जाता है, तो वहाँ से लौट रहा होता है तो कनक पंडित जी से पुरी के साथ साथ साहलवी दरवाजे के बाहर अपनी सहेली सल्ला शर्मा के यहाँ हो आने के लिए कहकर आ गई थी कि हम जा रहे हैं। और जब वो लौट रहा है साथ में उसने कहा कि हम सल्ला शर्मा के यहाँ जा रहे हैं, अभी आते हैं। वो पुरी से बातचीत करने के लिए आई थी, इसलिए दोनों बात करते करते साहलवी से ठीक उल्टे दूर लॉरेंस गार्डन तक चले गए। लंबी बातचीत में विलम्ब और अंधेरा हो जाने की चिंता कनक ने अनुभव की। उसे लगा तो ये तो लगा कि हाँ, अंधेरा हो रहा है, चिंता भी हुई। परंतु जब पुरी साथ में था, तो पुरी को पूरी तरह सांत्वना दिए बिना वो कैसे बातें छोड़ के चली आती। लॉरेंस गार्डन से दोनों टांगे पर लौट रहे थे, तभी वे से सब कुछ भूल कर इसी विचार में डूबे हुए थे कि किस प्रकार और कहाँ भी तीसरे चौथे मिलते रहेंगे। ग्वाल मंडी के चौक से पुरी साहलमी की ओर चला गया। तभी कनक की स्थिति ये हुई कि उसे ये आभास हुआ कि वास्तव में देखा जाए तो विलम्ब हो गया है। कनक ने अपनी गली के सामने बहन की गाड़ी भी देखी तो दांतों से जीभ काट ली। पिताजी ने तो जल्दी लौट आने के लिए कहा था, लेकिन वो देखी कि उसकी बहन कांता जो है पहले से आई हुई है और उस संध्या मॉडल टाउन से बहन और जीजा भी आने वाले थे और वो लोग संध्या देर से आते तो भोजन करके ही लौटते थे। कनक ने प्रातः कांता यानी उसकी जो बड़ी बहन थी उसको फोन मिलाते ही बड़े नौकर केसरी को संध्या के लिए मीट ले आने के लिए कह दिया। आरंभ में कनक और पुरी ने एक साथ बाहर जाना आरंभ किया तो कंचन यानी जो छोटी बहन थी वो बोली कि मुझे भी साथ लेते चलिए। हंसी मजाक की बातें सुनते घूम आना कंचन को भी अच्छा लगता। धीरे धीरे वे लोग कंचन को साथ चलने के लिए कहना भूल लगे। कंचन साथ चलने के लिए स्वयं कैसे कहती, परंतु यह उसे खटके बिना रहा नहीं। उसे गुस्सा आया कि बताओ, कह रहे थे लेकिन कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। करे कि उसे यो छोड़ जाने पर वह कुछ पढ़ने या कोई सिलाई का काम लेकर बैठ जाती। उस संध्या भी वो बैठक से नया जमाना लेकर अपने पलंग पर लेट कर पढ़ती रही। उसके बाद अपनी कमीज के गले पर एक वेल काटने लगी। कंचन ने बहन की गाड़ी का हार्न सुना तो सोची, क्योंकि कांता की छोटी बेटी भी थी तो मुन्नी को सबसे पहले गोद उठाने के लिए चाव में चली गई। धड़धड़ाती हुई नीचे उतरी। जीजा की गोद में मुन्नी को ना देख उसने निराशा प्रकट की कि हाय, नानों को नहीं लेके आए, जरा बाजार में घूमना था इसलिए छोड़ आई, कांता ने उत्तर दिया। नैयर यानी जो कांता के पति और जो कनक के जीजा थे नैयर, वो बैठक में कदम रखते ही पूछे, कन्नी यानी कनक को कन्नी कहते थे, वो लौट आई क्या? पंडित जी ने हाथ में थमी पत्रिका एक ओर रखकर अपनी बिची बिची आंखों में चिंता लिए पूछ लिया, क्यों, तुम्हें कहाँ मिली? अरे वही लोअर मॉल के ऊपर वाले सिरे पर थी। क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, वो जो पुरी है ना, पुरी के साथ। नैयर बस कुर्सी पे बैठ ही रहा था, पीठ सीधी करते हुए सारी बात बता दी। हम मॉल से आ रहे थे तो हम लोगों को तो बल्कि वो अनारकली में काफ़ी देर रुकना भी पड़ा था। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। पंडित जी का हाथ अपनी तोड़ी पर जा पहुंचा। मुख से निकला, हूँ आ तो जाना चाहिए था, आती ही होगी, अभी आ ही जाएगी। कंचन ने पिता की ओर देखकर गहरा सांस लिया। लगभग आधे घंटे पहले पंडित जी ने पुकारा था, कंची, नया जमाना की इस महीने की कॉपी तुम लोग ऊपर ले गई हो? कंचन पत्रिका देने नीचे आई थी, तुम पंडित जी ने चिंता प्रकट की थी। भाई कन्नी सल्ला शर्मा के यहाँ साल में गई थी, अभी तक तो लौटी नहीं। आजकल वक्त नाजुक भी है, लड़कियों को शाम देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। जीजा जिसके माल रोड पर पुरी के साथ होने की बात कह रहे थे, याद आया। जुबेदा के रुपए लौटाने की बात पर भी कन्नी गुमसुम रही थी और पिताजी से रात देर तक बात करती रही थी। कंचन ने पिता की चिंता समझ ली। पंडित जी ने कांता से मुन्नी के विषय में कई प्रश्न किए, फिर नैयर से उसका भोगा वाले मुकदमा के संबंध में बात भी करते रहे। कांता माँ से बात करते भीतर चली गई। कंचन जीजा के समीप ही सोफा पर बैठी थी। अवसर देकर उसने मान किया, जीजा जी हमारे लिए आज भी कुछ लेके आए या नहीं? यू आर नो गुड, अब हम आपके यहाँ कभी नहीं आएंगे। नैयर अपने यहाँ फूलों की बाहर की प्रशंसा कर कंचन को मॉडल टाउन चलने का प्रलोभन देने लगा। उसने और भी कई प्रलोभन दिए। नैयर 18वें वर्ष में यानी कदम रख चुकी छोटी साली ही थी, यानी कनक से छोटी थी कंचन, उसको चिढ़ाने के लिए उसे सदा ऐसे ही बात करता था। वो अभी 10-11 की लग रही हो, ऐसे ही बात करता। पंडित जी नैयर से अपने लिए मॉडल टाउन में जमीन खरीदने की उपयोगिता पर एक छोटे परंतु खुली जगह सहित आरामदेह मकान के संबंध में बातचीत ही कर रहे थे। कंचन भी अपनी राय बीच बीच में देने लगी। कांता माँ के पास से बैठक में लौट आई। उसने बैठक की दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखकर कहा, कनी को क्या हो गया है, अभी तक आई ही नहीं?
कंचन सास रोक बड़ी बहन की ओर देख रही थी कि कनखी से इशारा कर दे। वो जानती थी ये प्रसंग पिताजी के लिए खिन्नता का भरा था। कांता की आंखें पिता की ओर थी और वह नानों के लिए एक बित द्वारा बंबई से भेजे हुए गोल्ड फ्रेम के गडीरे की बात ही कर रहे थे, जिसमें खड़ा ना हो सकने वाला बच्चा भी बिना गिरा पड़े रह सकता था। कांता गडीरे की बात समाप्त कर बोली, हम लोगों को बहुत देर हो जाएगी पिताजी, अब हम लोग एक काम करते खा लेते, कन्या आ ही जाएगी। पिता के मुख से फिर से निकला, आ तो जाएगी। नैयर ने क्षोभ प्रकट किया, पूरी उसे बातों में उलझाया होगा, कैसे आ जाएगी। पंडित जी ने टोक दिया, कंची कह दो ना केसरी से खाना रख दे, कन्नी को जाने की देर हो गई। कंचन उठकर भीतर की ओर चली गई। उसे कनक के व्यवहार पर बहुत क्रोध वैसे ही आया था। पिछले दिनों भी वो कनक की बेचैनी भाप ही रही थी। वो क्या नहीं जानती थी कि ऐसी बेचैनी का कारण क्या है। कनक की बेचैनी स्वयं उसे भी नहीं सुहाती थी। कनक के रहस्य के प्रति उसे सहानुभूति ना हो पाती। वो जानती थी पुरी को घर में कोई भी बहुत पसंद नहीं करता। उसे पिताजी की परेशानी अच्छी भी नहीं लगती थी। केसरी को मेज पर खाना लगा देने के लिए कहकर कंचन बैठक से लौटी तो कनक आ गई थी और क्षमा मांगने के स्वर में कह रही थी, जीजा जी जरा मुझे देर हो गया, क्या बताऊं, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो आकर वो नैयर के सोफे पर बैठ गई। आदमी था और लाड प्रकट करने के लिए उसने अपना सिर नैयर की बांह के हाथ टिका दिया। नैयर ने अपनी घड़ी की ओर संकेत कर असंतोष प्रकट किया, ये जरा देर है। ये शायद साहित्यिक कला है कि आप मेहमानों को घर पर इंतजार करें और माल रोड पर दोस्तों के साथ साहित्यिक चर्चा करें। वाह। कनक ने अपनी चूक पर नैयर के क्रोध को स्नेह से चुकता कर देने के लिए उसके कंधों से और सटकर उत्तर दिया, बड़े आए मेहमान, ये आपका घर नहीं है। कौन सड़क पर या जंगल में इंतजार कर रहे थे। और वह लपक कर कांता की कुर्सी की बाह पर बैठ गई और नानू को साथ ना लाने की अपनी बड़ी बहन कांता से शिकायत करने लगी। दूसरे दिन कनक ने देखा कि पिताजी बड़े चुपचाप हैं। दोपहर के भोजन के समय कई बार पिताजी को हंसाने का उसने प्रयास किया, पर वो बनावटी मुस्कान था। ओठ फैलाकर रह गए। दूसरे दिन भी ऐसा ही बीता, अगले दिन भी ऐसा ही बीता। कंची बात क्या है, पिताजी कुछ नाराज नहीं है। कंचन इस अवसर की प्रतीक्षा में थी। बोली, तुम कहोगी मैं व्यर्थ में बीच पड़ रही हूँ इसलिए चुप थी। परसों शाम तुम पिताजी से सालमी सल्ला शर्मा के यहाँ जाने की बात कह के गई थी, परंतु जीजा जी तो बता रहे थे कि तुम पूरी भाई साहब के साथ मॉल पर थी। बहन जी और जीजा जी बार बार कह रहे थे, कन्नी ने इतनी देर कहाँ लगा दी। पिताजी ने जीजा जी के सामने बात तो दबा दी, परंतु मन में बहुत दुखी हुए। तुम जानती हो ना, पिताजी साफ बात पसंद करते हैं, इसमें गैर साफ बात क्या है। कनक ने उत्तर दिया, मैंने बाहर जाने के लिए कहा था, साल में गई या माल रोड, फर्क क्या पड़ता है। बात कहने का ढंग होता है। मैं यहाँ से पिताजी के सामने उन्हीं के साथ तो गई थी। पर कन्नी, कंचन ने आग्रह किया, पिताजी संकीर्ण विचार तो नहीं है, हमें उनकी भावनाओं का जरा ख्याल भी तो करना चाहिए। वो रहस्य में उतरना चाहती थी। मैं कम ख्याल तो नहीं रखती। कनक को पिता का ऐसी बात पर नाराज होना जाना बहुत अन्यायपूर्ण लगा। क्या मुझे किसी से मिलने जुलने और बात करने की भी स्वतंत्रता नहीं रही अब। मन ने विरोध किया, मैं अब बच्ची तो नहीं हूँ, मुझे भी तो किसी दिन अपने जीवन का फैसला करना ही है। सदा इस घर में तो मैं ऐसे ही तो नहीं बैठी रहूंगी। उसे नैयर पर भी क्रोध आया। उन्हें मुझ पर चौकीदारी करने की क्या जरूरत है। इस बात की चिढ़ना कि अब उनके साथ नहीं घूमूंगी। मन ही मन अपनी स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जूझने का निश्चय करके भी उसे पिता के स्नेह के अधिकार के सामने झुकना ही पड़ा। पिताजी का क्रोध दूर करने के लिए संध्या समय उनके लिए स्वयं चाय लेकर बैठक में आई। कंचन को कह दिया था, मुझे पिताजी से कुछ बात करनी है। कनक ने पंडित जी के लिए चाय बनाकर प्याला उनके हाथ में देते हुए संकोच से क्षमा मांगी। पिताजी, मुझे परसों देर हो गई। बात ये थी कि हम लोग चौक पर पहुंचकर शालमी की ओर मर रहे थे तो नंदा मल्होत्रा मिल गई। वो किसी तरह नहीं मानी, कहने लगी कुछ दूर तक चलो। मैंने सोचा अकेले लौटने में भला नहीं लगेगा, तो मैंने पुरी जी से कहा, आप भी साथ चल चलिए, अभी लौट आते हैं। खैर कोई बात नहीं बेटा। पंडित जी प्याले से घूंट न भर उसे हाथ में लिए बोले, तुम स्वयं ही बहुत समझदार हो। अब देखो ना, उम्र के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, समाज का ख्याल भी रखना पड़ता है। वैसे तो लड़के लड़कियों के मिलने जुलने में अस्वाभाविक रुकावटें डालने से मन मस्तिष्क के विकास पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक आयु में जब भावुकता प्रधान रहती है ना, तो जरा गंभीरता से और संयम से चलना चाहिए। एक जवान लड़के के साथ तुम्हारा बिल्कुल अकेले घूमना कुछ लोगों को विचित्र लग सकता है, लगता ही होगा। मेरा सुझाव है तुम बाहर जाया करो तो कंची को भी, यानी जो उसकी छोटी बहन है उसको भी ले लिया करो। तुम्हें कंपनी तो हो ही जाएगी और उसका भी कुछ परिचय बढ़ेगा, ठीक है ना। पिताजी ने उत्तर मांग ही लिया। कनक मौन रही। पंडित जी कहते गए, तुम तो स्वाभाविक और स्वस्थ वातावरण में रही हो, लेकिन जिन लोगों को बचपन से लड़कियों से दूर रहना पड़ा, यानी एक तरीके से ये पूरी पे तंज कसते हैं कि वे बेचारे कुछ और ही समझ बैठते हैं। अब तुम देखो ना, एमए पास कर लो तो हम तुम्हारे विवाह का भी ख्याल करते ही हैं। इतना कह के वे हैं करने लगे, हंस पड़े। उसके लिए सामाजिक स्थिति, व्यक्तित्व, संबंध, सभी बातों का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। वे अंग्रेजी में बोलने लगे, पूरी भला लड़का है, लेकिन वह और हम बिल्कुल भिन्न प्रकार और श्रेणी के लोग हैं। शारीरिक
अवस्था और अनुपात भी तो देखा जाता है ना। उसे किसी तरह की गलतफ़हमी ना हो जाए, जैसे कि प्रायः हो ही जाती है। मैं राय तो यही दूँगा कि तुम कुछ दिन के लिए उसे ना मिलो। कनक अपनी बात कह डालने के लिए आतुर होती, परंतु अपने को वश किया। सोचा उचित ढंग से फिर कहूँगी। पिताजी बहुत गंभीर होकर अंग्रेजी में बोले, देखो बेटा, मेरे सामने तुम्हारे हित और कल्याण के अलावा और कोई विचार तो है ही नहीं। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे इस सुझाव का आदर करोगी। कनक गहरे सांस को दबाकर अपनी बात कह सकने का उपाय ढूंढने के निश्चय में उठ खड़ी हुई। मन बहुत भारी हो गया था, पर उदासी को छिपाना आवश्यक था। यह कितनी कड़ी यातना थी। दूसरे दिन प्रातः ही कनक को याद आया संध्या 6:30 और 7 के बीच पूरी से निस्पत रोड पर मिलने की बात थी। ऐसी स्थिति में वो कैसे जाती? कंचन को हरगिज साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। पूरी व्यर्थ आकर परेशान न हो, ये भी चिंता थी। उसने पत्र लिखकर ना आ सकने के लिए क्षमा मांग लेना उचित समझा। कनक और कंचन आवश्यकता होने पर लिफाफे और डाक के टिकट विधिचंद से ले लेती। विधिचंद पंडित गिरधारी का संबंध भी था। लगभग 20-22 बरस से उनके यहाँ ही काम कर रहा था। लड़कियां उसे चाचा जी संबोधन करती थी। 9 बजे विधिचंद के दफ्तर में आते ही कनक लिफाफा और टिकट मांग लाई। अपने कमरे में बैठकर बहुत दुखित मन से पुरी को पत्र लिखा। पुरी को कुछ लिखना इतना सहज नहीं था। वो गहरा आदमी था, साधारण प्रकट अर्थ को अपेक्षा गूढ़ अर्थ को ही खोजता था। उससे मिलने में पिताजी की आपत्ति की बात लिखने में वह अपमान अनुभव कर लेता। कनक ने लिखा, मेरे मतलब कि एक बात आ पड़ी है। परिवारों में अप्रत्याशित बातें सामने आती ही रहती हैं। आज संध्या अवकाश मिलना संभव नहीं होगा। कल तुम्हें पत्र मिल ही जाएगा। हो सकता है तुम्हारा पत्र आज कल में मुझे मिल जाए। तुम जहाँ कहोगे पहुँचूंगी। यदि शनिवार से पहले कोई समय और स्थान तुमने ना लिखा हो तो शनिवार 2 बजे स्टैंडर्ड में मिलेंगे। तब तक तड़पती रहूंगी, कन्नी। डाक सिर्फ दफ्तर में ही आती थी। कंचन या कनक के नाम कोई पत्र होता तो विधिचंद आंगन में जाकर पुकार लेता, मुन्नी। कनक या कंचन उत्तर देती, हाँ चाचा जी। विधिचंद बता देता, चिट्ठी है। पत्र जिसका होता मिल जाता। शुक्रवार संध्या पंडित जी किसी काम से बाहर गए थे। कनक कोई पत्र ना मिलने से परेशान थी। दफ्तर में आकर स्वयं ही पूछा, चाचा जी मेरी कोई चिट्ठी तो नहीं आई? तुम्हारी? हाँ, परसों मैंने छोटी मुन्नी को दी थी। तुम्हारी ही तो चिट्ठी थी। सिमले से वो मनोरमा का पत्र तो मिला था। कनक ने स्वीकार कर पूछा, और कोई? मुझे भाई साहब ने वही तुम्हें देने के लिए बोला था। अब सर, जितने भी डाक आते हैं सब वही देखते हैं, वही खोलते हैं। सर्वनाश, कनक ने सोचा, समझ लिया। पत्र आया जरूर होगा, मुझे दिया ही नहीं गया। ये लोग तो स्थिति को असहनीय बना रहे हैं। शनिवार वो कांटे पर प्राण तोले फिरती ही पत्र की प्रतीक्षा करती रही। पत्र आया ही नहीं। कनक के लिए अपना व्यवहार स्वाभाविक बनाए रखना असंभव हो रहा था। खाने को मन में ना हुआ फिर भी खाया। खामखा कहती रही, रायता बहुत स्वादिष्ट है। हाय भाई, मुझे कितनी भूख लगती है। तुम तो इतनी मोटी हो रही हो। देखो तो इसको, ये मोटी हो रही है। पंडित जी बोले, कॉलेज तो तुम्हारा बंद ही है। कांता जून में पहाड़ जा रही है, तुम दोनों भी चले जाओ। कनक ने कहा, नहीं पिताजी, मसूरी मुझे अच्छा नहीं लगता। दो ही तो सड़क है, शिमला अच्छा लगता है। कनक जानती थी उसे शिमले भेजने का प्रस्ताव जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे उनके पिताजी, क्योंकि उसका बंदोबस्त कर नहीं पाएंगे। भोजन के बाद पंडित जी अपने कमरे में जा लेटे। कनक ऊपर चली गई। अभी 1:15 था, वो लेट गई। कुछ देर पहले चले जाने से लड़कियों का रेस्तरां में अकेले बैठना भी तो ठीक नहीं लगता। देर हो जाने की आशंका चैन से लेटने भी तो नहीं दे रही थी। जैसे तैसे 10 मिनट बिस्तर पर रही। कपड़े बदलने के लिए उठने से पहले कंचन की ओर देखा। वो सोई नहीं थी, आंखें फाड़े एक पत्रिका पढ़ रही थी। कनक को उसके प्रति खिन्नता अनुभव हुई। जरूर पूछेगी कहाँ जा रही है, होगा। पर ये तो मेरी लाचारी थी। कनक बिना आहट किए बैठी और धीमे से अलमारी से कपड़े निकाले, परंतु नई सलवार की ताक खुलने की खड़खड़ाहट से कंचन उठ के बैठ गई और पूछी, कहाँ जा रही हो? हाय, इस धूप में तुम कहाँ जा रही हो? सर लग गया, मुंह से निकल गया। और पिछली बात याद कर सोचा, कमबख्त सिर ही चकरा दिया इन लोगों ने। तो जरा धूप ढल जाने तो चली जाना। कनक ने उत्तर दिया, नहीं। कपड़े बदले, दुपट्टे कंधे पर डाले और चल पड़ी। धूप भी गर्मी भी आगाते हुए मंजारे और सड़कों से गुजर स्टैंडर्ड के सामने पहुंची। 2:02 हो चुके, परंतु इधर उधर देखा, पूरी तो कहीं आया नहीं। कनक घबराई, सोचा क्या करे, बटुए में चेंज था। उसने सोचा, एक काम करते हैं, इस चेंज के बहाने इस टांगे वाले को कुछ टाइम तक इधर उधर घुमाते हैं। सौभाग्य से टांगे वाले के पास चेंज था भी नहीं। कनक ने रुपया उसकी ओर बढ़ाकर कहा, भाई कहीं से तुड़वा लो। अब जब तक वो स्टैंडर्ड में इस तरीके से टांगे के लिए घूमता फिरता रहा तो ये वहीं पे बैठ गई। कनक तड़प रही थी। उन्हें ख्याल होना चाहिए था कि मैं अकेली कैसे प्रतीक्षा करूंगी। ये क्या तमाशा है। एक बार सोचा बाहर से ही लौट जाए, फिर सोचा कितनी जोखिम से तो आई हूँ, किसी भी कारण देर हो सकती है। दरअसल वो जो पत्र था वो तो पूरी को मिला ही नहीं था। कनक रेस्तरां के भीतर गई। बैरन ने स्त्री के लिए पर्दा उचित समझकर उसी के लिए एक केबिन का पर्दा उठा दिया। कनक को ख्याल आया, उन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं यहाँ बैठी हूँ। इसलिए उसने कहा कि
यहाँ बाहर ही बैठने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर के सन्नाटे में रेस्टोरेंट में केवल दूसरी 2 मेज़ों पर ग्राहक थे। एक मेज़ पर 2 युवक और तीसरी मेज़ पर 3 युवक। कनक को अकेली होने का एहसास हुआ। झेप मालूम हो रही थी। सोचा आई डोंट केयर व्हाट इज़ रॉन्ग। और वो काफ़ी देर तक बैठी रही। जब देखी 5 मिनट और बैठी। पंडित जी अपने कमरे से 3 बजे या कुछ पहले ही दफ्तर से आ जाते थे, तो उसे ये भी चिंता थी कि हमको समय से पहुँचना है और नहीं पहुँचेंगे तो फिर वही डाँट पड़ेगा। अब हुआ क्या कि वहाँ से जब वो परेशान हो गई तो निकल पड़ी और कनक ने बैठक में सोचा कि अब जैसे ही वो एंट्री करती है अपने घर में और बैठक में देखती है, कदम रखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि पंडित जी समय से पहले ही आके बैठ गए थे और उनके साथ दूसरी कुर्सी पर कोई एक अपरिचित सज्जन बैठे थे। सामने टीपाई पर डबल रोटी के कतले, बिस्किट, मिठाई वे सब लगे थे। जैसे ही पहुंची उनके पिता के आओ आओ बेटा, पंडित जी ने पुकारा और अपरिचित सज्जन को परिचय इनसे करवाया। करे बेटा नमस्ते कर कुछ दूर सेवा पर बैठ गई। ये एमए के पहले वर्ष में है, लिटरेचर कर रही है और शौक भी लिटरेचर का खूब है, इंग्लिश उर्दू हिंदी सभी। सी राइट्स वेरी वेल। 4-5 कहानियां साया हो चुकी, पंडित जी कहते गए। कनक को पंडित जी ने नवाअंतु का परिचय दिया। आप प्रोफेसर एनसी माथुर डिलीट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटर के लिए इस बार सिलेक्टेड प्रोजाफ ने एडिट किया है। ही इज ए वंडरफुल स्कॉलर। कनक ने मुस्कुरा कर कहा सर इट इज़ अ डिलाइट टू मीट यू, सी यू लेटर। उसने नमस्ते की और चल दी। अपने कमरे में पहुंचती पुकारा जगी एक गिलास पानी दे। कंचन फर्श पर दरी बिछाकर सिलाई को बिना पाँव की मशीन पर अपनी एक कमीज सी रही थी। कनक को देखकर बोली धूप तो खूब है ना, छतरी भी नहीं लेगी। टांगे में चली गई थी। कनक ने बात समाप्त की। छोटे नौकर जग्गी के पानी लिए जाने पर दौड़ते चढ़ते आने की आहट आई। कनक कमरे से बाहर आंगन की ओर के छज्जे पे जाकर कंचन से जरा ओट में गई। जग्गी के हाथ से पानी का गिलास लेकर कनक ने धीमे से पूछा परसों चिट्ठी किस बम्बे लेटर बॉक्स में डाली। जग्गी ने कहा 11-12 बरस का वही कांगड़े का लड़का था, कांगड़े से था। उसका काम दिन भर बर्तन मलना और यही सब काम होता था। पानी निचोड़ते अपनी मैली कमीज पर पोंछते हुए बड़ी-बड़ी नीले आँख करके उनकी तरफ देखा कि मैंने दीदी वो तो बम्बे में डाला ही नहीं। कनक का साँस मानो रुक गया। पंडित जी ने बुलाकर जो पर्ची आपने दी थी चिट्ठी वो तो ले ली थी, तो डाकखाने में मैंने डाला ही नहीं। कनक भीतर जाकर दोनों हाथों से सिर पकड़ कर लेट गई। सोचा इतना प्रपंच, मैं वहाँ जाकर इतनी देर तक इंतज़ार करती रही और ये पर्ची उनको मिला ही नहीं। जीना चढ़ते समय लज्जा और चिंता से कनक का दिल डूबा जा रहा था कि परसों ही पिताजी ने क्या कहा था और आज ही वह उनके सोए रहते समय बिना पूछे सूचना दिए चली गई और आती हुई पकड़ी गई, परंतु अब पिताजी के अत्याचार के सामने वो विवश है। कितना दिन संकोच करेगी। कनक वैसे ही आंखें मूंदे पड़ी रही। नीचे बैठक से कंचन का सितार सिखाने आया मुट्टू बाबा। कनक अपने अधिकारों के लिए जूझ जाने के लिए उधेड़-बुन में थी। सितार की गूंज उसे सोचने में साहस और सहायता दे रही थी। सितार बजना समाप्त हो गया तब उसे जान पड़ा, वो सोच-सोच कर थक गई। कुछ देर बाद कंचन यानी उसकी छोटी बहन, उसका पुकार आया, "कन्नी, नीचे आकर चाय पी लो।" कनक ने उत्तर दिया, "पीना नहीं है।" जग्गी संदेश लेकर आया। कनक ने कह दिया, "जाके दे, मेरे सिर में दर्द है। कंची बना देगी चाय, हम नीचे नहीं आ रहे।" अब वो लोग पता कर रहे हैं, माँ कह रही है कि सिर में दर्द क्यों है, लाओ थोड़ा घी रगड़ दूँ। क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो देहाती विश्वास, अभ्यास और संस्कारों को बनाए रखती। तो लड़कियों से वो अपने एक तरीके से बहुत ही मतलब इनकी माँ एकदम साधारण माँ थी और उन्होंने कहा कि लाओ सिर पे मालिश वगैरह कर दे, ठीक हो जाएगा। पिताजी के बोल भी सुनाई दिया, धूप लग गई होगी, चाय और गर्मी कर ना पिए, अच्छा हो फालसे का शरबत दे दो। अब उनको नौकर से बोली कि जाके उसको फालसे का शरबत दे दो। कनक ने जगी का स्वर सुनकर आँख खोलकर देखा, वो बैंगनी रंग के शरबत से भरा शीशे का गिलास लेकर आया। खूब बर्फ भी डाल दी। आंखों में रहस्य की मुस्कान लेकर जगी ने बताया, तो एक तरीके से मतलब कि इसमें देखें तो यहाँ पे ये बताया गया कि वो जो फालसे का रस था, तो वो वही कह रहा था कि जो फालसे का रस है मतलब ये लेने के लिए तैयार नहीं हुई। फालसे का जो रस था, जब वो पीने के लिए दिया गया तो ये तैयार नहीं होने हुई लेने के लिए। तो वो सोचा कि यार फालसी का रस कोई कैसे नहीं तैयार होता। यहाँ पे देखिए कुछ पेज जो है ना 290 और यहाँ पे आई थिंक जो है कुछ पेज जो है आगे पीछे हो गया है। ये जो फालसी की शरबत भेजते हैं कि बेटी पी लेगी, तो उसे लगता है कि हमारे पिता तो कितने प्रपंची इंसान हैं। एक तरफ तो बड़ी चिंता दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से मिलने के लिए मना कर रहे हैं। और जब ये मना कर दी कि हमको नहीं पीना है,
उसने कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा है तो कैसे पी लूँ? अब जब उसने मना किया तो उसकी माँ आ गई जीने पे चढ़ाई, कंचन की कलाई पकड़ कर कही ज्वर तो नहीं है, देख ले। उसने कहा कुछ नहीं, बदन टूटता है, पेट तो खराब नहीं है, कुछ भी नहीं है। कनक की माँ कही चल चल, तेरे पिताजी तेरे लिए खिचड़ी बनवाए, दही से खा ले। किसी तरह आई और परोसी खिचड़ी चम्मच से क्यारियाँ बनाते बिगाड़ती थोड़ा बहुत खाती रही। पिताजी ने परामर्श दिया, रात इसे एक गिलास दूध जरूर पिला देना, बर्फ नहीं डालना, तुम लोग दिन भर बर्फ खाते हो बेटा, बर्फ की तासीर गर्म होती है। प्रातःकाल नाश्ते के समय भी जब कनक ने खाने के लिए अनिच्छा प्रकट की और लस्सी का गिलास पानी से भी इनकार कर दिया तो घर का वातावरण गंभीर हो गया। पिताजी ने आंगन में आकर कनक और कंचन के कमरे और मुंह उठाकर कहा, कन्नी बेटा क्या बात है, चलो नाश्ते के बाद डॉक्टर मालकनी को दिखा लाए। कंचन भी ऊपर कमरे में ही थी, उसे भूख ना लगने का कोई कारण नहीं था। वो पिताजी के नाश्ते के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा न कर केसरी से एक परोठा बनवाकर खा ली। उसने कहा, जब मेरा दिल नहीं करता खाने का तो ये लोग जबरदस्ती क्यों पीछे पड़े हैं। और इतने में एक बुआ थी, मनशा बुआ, और विधि चंद की बहू फूला, उनकी आवाज आई, सुनाई दी। दोनों रविवार को रावी से स्नान करके लौटी थी, प्रेस में छुट्टी रहने के कारण इनके घर आ गई थी। रास्ते में शीतला के मंदिर में माथा वगैरह टेक ली थी और गिरधारी के यहाँ घर कंचन की माँ को प्रसाद देके एक एक गिलास मट्ठा पीकर अपने घर लौटती थी। फूला ने कनक को भूख ना लगने की बात सुनी तो कनक की माँ को कलेजे और मैदे से गर्मी दूर करने को उपाय बताने लगी। बहन, मिट्टी के कोरे बर्तन में थोड़ा आलू बुखारा रात भर भिगो देना और फिर वही सब खिलाना पिलाना, वो ठीक हो जाएगी। और मनसा बुआ मजाक भी बहुत करती, वो कहती कि देखो ये ऐसी गर्मी का इलाज डॉक्टर क्या जाने, ये तो उम्र की गर्मी है। ये बात ना कनक को अच्छा लगा और कंची तो वहीं नीचे थी, उसको भी अच्छा नहीं लगा। कनक को तो बिल्कुल ये लगा कि ये बदतमीजी वाली बात करें, उसको क्रोध भी आया। कनक को कंचन का ये हंसना, क्योंकि वो इतना सुन के हंस रही थी, उसको वो भी बहुत बुरा लग रहा था। कुछ मिनट बाद माँ ने कंचन को पुकारा कि कंचन जरा नीचे आ। कंचन लौटी तो लस्सी का ठंडा ग्लास जिस पर हवा जमकर पानी की बूंदें बह रही थी और मक्खन की डलियां लस्सी पर तैर रही थी हाथ में लिए थी। बोली, माँ कहती है मेरे कहने से पी लो, नहीं तो पिताजी आकर पिलाएंगे। कनक उठकर बैठ गई, मन ही मन में कहा, सब बहुत चालाक हैं, भोले पर और स्नेह का नाटक करते हैं खूब, लेकिन मेरे दिल का हाल तो कोई जानता नहीं। बताऊंगी क्यों नहीं, जब पूछेंगे मेरे मन से कि क्या हुआ है तब ना बताऊंगी। 11 बजे के लगभग नीचे केसरी की पुकार सुनाई दी, कंची नानो आई है। कंचन ने कनक की ओर देखकर पूछा, नीचे नहीं चलोगी, थोड़ी देर में आती हूँ, कनक ने उत्तर दिया। कंचन मशीन छोड़कर नीचे भागी क्योंकि उसको बच्ची को खिलाना था। उसने सोचा कि जब वो नीचे आए हैं वो लोग तो अभी बुलाएंगे ही। अब ये जानती थी कि बहन और जीजा आए हुए हैं, पर वो देख रही है कि कोई उसको बुला नहीं रहा है। ऊपर वो बैठी है चुपचाप और आवाज़ सुनाई दे रही है, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है जिस तरीके से पहले होता था कि आते थे बुलाते थे, ऐसा कोई ना उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है। याद है उसको कि 8-9 महीने पूर्व तक उसके जीजा महन नैयर और कनक में जीजा चाली का परिहास नोक-झोंक खूब चलता था। नैयर कनक को आधी सरकार कहकर संबोधन करता, कभी गर्दन या जोड़े से पकड़ लेता। कनक झुंझलाहट प्रकट करती, जीजा जी मैं मार बैठूंगी, ये सभी चलता था, मतलब हास परिहास। लेकिन आज ये समय है और अब जाके वो सोच रही है कनक कि ये तो उनका उच्छृंखल व्यवहार था जीजा का मेरे प्रति। महेंद्र और कांता का परिचय और आकर्षण जब हुआ था, उस पर परिवार ने वाग्दान द्वारा अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी, क्योंकि भाई इन दोनों के परिवार जो है अपने आप में संपन्न थे, पुरी की तरह गरीब नहीं थे। कांता से विवाह हो जाने पर नैयर कनक और कंचन के लिए भाई, जीजा और मित्र सब कुछ बन गया था, क्योंकि इनके यहाँ पे भाई नहीं थे इनके, और गिरधारी के कोई बेटे थे नहीं। विवाह के 1.5 वर्ष बाद जब कांता के लिए कई मास तक बाहर आना जाना असुविधाजनक रहा तो कनक अपने जीजा के लिए ही सहचरी और विश्वास पात्र बन गई। एक तरीके से इन लोगों में आपस में काफी प्रेम था। लेकिन उसने देखा कि महेंद्र जो है उसने जयदेव के प्रति वैसी ही उपेक्षा से मुंह मोड़ लिया था जैसे बंगले पर पला कोई अभिजात कुत्ता गली में निर्वाह करने वाले कोई कुत्ते की ओर से। कनक ने यह सुनकर कि पूरी पैरोकार में उपसंपादक बन गया है, नैयर ने केवल उसकी तनख्वाह के बारे में ही प्रश्न किया था, ये भी उसे पता था। कनक को नैयर का परिहास अच्छा नहीं लगा। नैयर और कनक में पुरी को लेकर काफी बहस हुई थी। नैयर ने कहा था कि उसकी बोलचाल और उठने बैठने में निष्प्रयोजन ऐंठ और आत्मविश्वास की कमी है। यहाँ तक कहा कि साहित्य के क्षेत्र और मर्म की बाबत आप उनसे बात कर रही हैं, नहीं वे आपसे क्या बात करें। अखबारी खबरों के अलावा राजनीति आप समझते हैं नहीं। हाँ, सोसाइटी टॉक या निरी बैठकबाजी उन्हें आती नहीं, क्योंकि ऐसी श्रेणी से उनका संपर्क नहीं। ये कोई मौलिक न्यूनता नहीं है। यानी एक तरीके से तर्क कुतर्क हुआ था जीजा साली का, जब उन्होंने कहा था कि साहित्य के अलावा उनको आता क्या है।
कनक भी नैयर को पुरी के अपमान का बदला दिए बिना नहीं रह सकी थी। नैयर का विचार था कि कनक के मन में साहित्य के प्रेम और लेखक बनने की महात्मा की आंधी जिस दिन निकल जाएगी, तो ये जो गुरु के प्रति भक्ति का भाव है वो भी निकल जाएगा। वो उनके प्रेम को समझे नहीं। वो यही समझ रहे थे ये तो गुरु भक्ति और कुछ नहीं है। कनकपुरी के प्रति जो अपने जीजा है कनकपुरी के प्रति अपने जो जीजा की विरक्ति का भाव जो था वो उनके अंदर कचोट रहा था। मार्च महीने के उत्पात के बाद से अप्रैल के मध्य तक कनक की बेचैनी की ओर सभी का ध्यान बार बार जाता रहा। उस बेचैनी के कारण का अनुमान कंचन को था, परंतु उसने किसी से कुछ नहीं कहा। नैयर ने दो एक बार पूछा भी था, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत तो जान भी गए थे सब। पूछते कि कहो कन्नी ऐसी कन्नी काट ली है क्यों? महंदैया ने कमरे की दहलीज लागते हुए पुकारा और लेटी हुई कनक के समीप पलक पर बैठ गया। मैंने तो कोई कन्नी नहीं काटी, कनक ने अपनी गंभीरता बनाए। लेटे लेटे सरक कर नैयर की बैठने के लिए पर्याप्त जगह अपने बगल में दे दी। नैयर अत्यंत ही चिंतित और दुखी पंडित जी से कनक के लिए लिखे पत्रों के लिए आए पत्रों और कनक के मौन विरोध की बात सुनकर अपने अनुमान का प्रमाण पाकर परिवार के प्रतिनिधि के रूप में उनके सामने आया, समझाते हुए। नैयर आत्मीयता का अधिकार जमाने के लिए कनक के पीठ में अपनी कोहनी गड़ाते हुए बोला, क्या हो गया तुझे? जीजा जी हाथापाई का ये जुग मुझे अब अच्छा नहीं लगता। कनक ने आपत्ति की। आई एम सॉरी, महंत को कहना पड़ा। चुअल की मुस्कान उसके चेहरे से उड़ गई और बहुत ही गंभीरता से पूछा, शरीर में कोई कष्ट नहीं है? कनक ने इनकार किया, नहीं। देखो कनक। कनक मौन रही। देखो कनी, बहुत स्नेह से नैयर बोला, कष्ट को प्रकट किए बिना उसका उपाय कैसे हो सकता है? कनक ने हाथ में पकड़ी पत्रिका एक ओर रख दी और अपनी कमीज के आंचल को घुटने तक खींचते हुए बोली, पिताजी मेरे साथ जाति कर रहे हैं। क्या, कैसी? नैयर ने सहानुभूति से पूछा था। नैयर ने सोचकर पूछा, मतलब है तुम्हारे नाम आए पद तुम्हें नहीं दिए जाते? हाँ। ये चीज तो गलत नहीं है। कनक के स्वर में साहस का निश्चय था। क्यों? मेरा तो ख्याल नहीं कि मैंने कभी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। खैर, ये सोचने समझने की बात है। उसने अपनी बात ये भी रखी कि आपको नहीं जमता, उनको नहीं जमता। मॉडल टाउन पहुंचकर कनक ने जीजा और बहन के साथ भोजन कर लिया। कुछ विश्राम करके वो अपने अधिकार के लिए संग्राम के लिए तत्पर हो गई। बीच में दो चार बातें होती रहती। विवाद का विषय प्रकट हो चुका था। चौथे दिन संध्या की चाय के बाद कांता, नैयर और कनक लॉन के एक कोने में कुर्सी डालकर गंभीरता से बात कर रहे थे। तुम ये तो मानती हो कि पिताजी और हम लोग केवल तुम्हारा हित ही चाहते हैं? कांता ने बात आरंभ की। कनक बोली, ऐसी बात तो वे लोग भी कहते हैं जो लड़कियों का ब्याह 15 वर्ष की उम्र में कर देते हैं और इस विषय में लड़की का मुंह खोलना अनुचित समझते हैं। पर तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं समझती। नैयर ने बात अपने हाथ में ली। यदि आप लोग मेरी इच्छा का नामंजूर करें तो इसका क्या मतलब है? नहीं, ये बात नहीं है, तुम्हारी इच्छा ही प्रमुख है। मेरी इच्छा आप जानते हैं, परंतु आपकी अनुमति ना होने से आपका उस इच्छा का कोई मूल्य है? नैयर उत्तेजित नहीं हुआ। अच्छा यही सही, हमारा अभिप्राय है कि हमारा चुनाव तुम्हारी स्वीकृति पर निर्भर करता है। तुम्हारा चुनाव हमारी। कनक उद्वेग से बोली, समता क्या है? आप लोग मेरे अधिकार और क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। आप मेरे अधिकारों को बाधा काट कर कहते हैं कि दोनों का अधिकार बराबर है। अंग्रेज भी कह दे भविष्य में भारत के संबंध में उनका और भारतीयों का अधिकार बराबर होगा, या लीग कहे कि पूरा देश पर लीग और कांग्रेस का आधो-आध अधिकार होना चाहिए, तो आप मान जाएंगे? प्रश्न तो मेरे जीवन का, किसी दूसरे के निर्णय का प्रश्न है क्या? नैयर खिन्नता से बोला, कैसी बात कर दी तुम्हें? हम अपना कुछ नहीं समझते। हमारी अनुपत्ति का प्रश्न नहीं पिताजी, या हम क्या तुम्हारे विवाह से कुछ लाभ उठाना चाहते हैं? हम देख रहे हैं कि तुम्हारा चुनाव तुम्हारे हित में ठीक नहीं है। निभाना तो मुझे आप लोगों को पसंद नहीं भी तो है, क्या है? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमसे कोई संबंध ही नहीं है। पूरी का हम लोगों के साथ हिल मिल ना सकना उसकी न्यूनता नहीं है, वह हम लोगों के स्तर का नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने पे तुली हो? मैंने तो अपनी ज़िंदगी सफल बनाने के लिए उन्हें चुना है। कनक ने आंखें झुका ली। हमें तो नहीं दिखाई देता किस प्रकार की सफलता तुम्हें उसमें दिखती है। कांता ने क्षोभ प्रकट किया। तेरे साथ बराबर खड़ा भी वह कुछ नहीं जच्चा, इनकी थोड़ी तक भी नहीं है पहुंचता, बाकी कद काठी तो क्या ही सही। रहने दीजिए बहन जी, कनक ने क्रोध से टोक दिया। किसी के बारे में ऐसा कहने का आपका क्या हक है? मैं कहूँ कि जीजा जी चलते फिरते सहती रहें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हाय सतकी, क्यों नहीं? कांता हंस पड़ी। मैं तो इनके सिर पर से 7 मिर्च वार कर आग में डालूंगी कि नजर न लगे। कनक से न हंसने का निश्चय हो पाया। आपको तो केवल शरीर ही दिखता है, पैसा, मोटर, बंगला और पोजीशन, और कुछ नहीं। अच्छा तुझे तुझे क्या दिखता है? तो इनकी बहन जो है बातें जो करती है वो निरर्थक ही इनको एकदम लगता है। इतना सब देख लिया तुमने? देखो कनिन्नैया ने बहुत गंभीरता और आत्मीयता से कहा, मैं मानता हूँ वो व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक है, थोड़ा बहुत साहित्य हम भी समझते, बीए तक साहित्य पढ़ा है, मानता हूँ उसमें प्रतिभा हो सकता है किसी दिन बहुत बड़ा लेखक बन जाए, परंतु विवाह के लिए व्यक्ति के ऐसे गुणों के पीछे उसके सामाजिक सामर्थ्य और व्यक्तित्व का ही महत्व है। कंची को संगीत का शौक है, मट्टू बाबा में कला भरपूर है, तो क्या कंची मट्टू से ब्याह कर ले? तुम्ही से पूछता हूँ, कंची चाहे तो तुम पसंद करोगी? किसी अन्य आदमी से कोई दूसरा वैसा गुण हो सकता, गुण को देखकर उसका आदर करो, परंतु विवाह की बात को जीवन सफल बना सकने की दृष्टि से देखो, समझी?
तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि टॉल्स्टॉय के व्यवहारों के कारण उनकी पत्नी को कितनी बार आत्महत्या के लिए उतारा होना पड़ा। ज़रा सोचो, मनुष्यत्व एक चीज़ और कला दूसरी। मैं तो उनके मनुष्यत्व का ही आदर करती हूँ। कनक ने सिर झुकाए और कह दिया। सुनो कन्नी, नैयर और गंभीरता से बोला, तुम्हारा परिचय अधिक से अधिक साल भर का है। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो आकर्षण का समय 7-8 मास से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, वो भी व्यवधानों के साथ। तो यहाँ पे उनको यही लगता है कि ये चीज़ जो है, इन लोगों का रिश्ता एक तरीके से सही नहीं है। कह रहे थे, मैंने क्या ज़िंदगी भर के सब्र और परिश्रम से ये सब कुछ इसलिए खड़ा किया है कि कन्नी को ऐसे आदमी के साथ सड़कों पर ठोकरें खाते देखो। मुझे तो तुम लोगों को सफल देकर ही संतोष होगा। तो इनके पिता के बारे में बता रहे हैं और ये इनके पिता के प्रतिनिधि के तौर पे इनके जीजा मतलब पूरी ज़िम्मेदारी घर के लेके चलते हैं। कनक ने सुना और रो पड़ी और बहुत देर तक रोती रही। संध्या समय उसने बहन से कहा, मन चाहता है कहीं डूब मरूँ। तुम जानती हो पिताजी से कितना स्नेह करती हूँ, पर इस बात से मेरा बस नहीं चलता। कांता बोली, पिताजी तो कह रहे थे ऐसी जगह ज़िंदगी बर्बाद करने से तो उन्हें तेरी कुमारी रह जाना ज़्यादा मंजूर है। ये मेरा दुर्भाग्य है और क्या कहूँ। कांता को आशा हो रही थी कनक का पिताजी के प्रति आदर और स्नेह हो सकता उसको संभाल ले, पर यहाँ पे जो कनक थी वो भी अपने उस पर दृढ़ निश्चय थी। उसने कहा, कांता ने, इनकी बड़ी बहन ने, बड़ी निर्मम हो गई है। तू जानती थी तुम ये कहोगी। जो कहो, मैं पिताजी के लिए अपने लिए को बलिदान कर सकती, परंतु उन्हें जो वचन दिया उन्हें मैं कैसे तोड़ूं। ये जानकर कि पिताजी सब कुछ जान गए हैं, उनके व्यवहार से इतने दुखी हैं, कनक के लिए उनके सामने जाना संभव नहीं हो रहा था। वो बहन के यहाँ मॉडल टाउन में ही रुकी रही। कांता सुनकर असमंजस में पड़ी। उसने कहा कि मैं एक पत्र लिखना चाहती हूँ। संध्या सामने नैयर के सामने बात आने पर वह कनक को लेकर लॉन में टहलता हुआ बात करने लगा। कन्नी, मैं विचित्र कठिनाई में हूँ। कठिनाई ये कि तुम्हारे अधिकार को स्वीकार करता हूँ पिताजी, और उनपे भी मेरा पूरा अधिकार है, वो भी हित चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं तुमसे बहन या मित्र के रूप में तो स्नेह करता हूँ। अभी तुम भी कहती थी कि तुम सबसे अधिक विश्वास मुझ पर ही करती थी। नैयर का स्वर आद हो गया। मैं ये नहीं चाहता कि हम आपस में एक दूसरे के विरोध को कर्तव्य मानकर आजीवन शत्रु बन जाए, इसलिए मैं तुम्हारे अधिकार के सन्मुख अपने अधिकार पर सीमा लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। अपने हित की चिंता को थोड़ा बहुत अधिकार तो हमें दोगी ना? क्यों नहीं जीजा जी, मैं तो आपसे केवल एक ही बात कह रही हूँ। कि कनक ने चलते चलते खड़े होकर पिघले स्वर में उत्तर दिया। अच्छा यही सही, तो वर्ड ऑफ ऑनर, प्रतिज्ञा करो। नहीं जीजाई, कनक ने हंस कर इनकार में सिर हिला दिया। कनक जब लाड़ में आ जाती थी तो जीजा को संक्षेप में जीजाई और उसका भी जियाई कर देती। अंग्रेजी बोली, आप बहुत चालाक है ना, जैसे कैसे शब्द जाल में बांध देते हैं, बात पहले स्पष्ट कह दो। नैयर हंसा नहीं। सुन, कनक को बाहुमूल से पकड़ अपने और समीप कर कदम कदम चलते हुए बोला, तुमको जब हम यहाँ लाए थे तो पिताजी को यह आश्वासन दिए थे कि तुम अपना अहित नहीं करोगी। ये मेरा अहित नहीं है, कनक ने टोका। बात सुन लो, नैयर ने बात जारी रखी। तो उसने कहा कि हमको जो है पूरी को एक समझने का अवसर चाहिए। आचार तो केवल धारण की बातें हैं, जियाई दूसरों को बांधने के लिए बांधना भी तो पड़ता है। कनक ने मुस्कुरा कर कहा, खैर सुन तो लो, मेरा विचार है कि तुमने चाहे जो कुछ भी किया हो, तुम्हें और भी हमें आदमी को पहचानने समझने का अवसर मिलना चाहिए। परंतु आप लोगों के दिमाग में तो प्रिजुडिस यानी विरुद्ध पहले से ही एक विरुद्ध धारणा बढ़ गया है, और उससे आप निकल कैसे पाएंगे। तुम्हारा ये अनुमान ठीक नहीं है, वो बहुत धैर्य से नैयर ने कहा। यदि तुम्हारा अनुमान ठीक है तो मैंने जो कुछ किया पुरी के प्रति द्वेष के कारण ही, तुम्हारे प्रति ममता के कारण किया। सटाप, कनक अपने पुलक को दबा ना सकी। खैर, नैयर गंभीर बना रहा। तुम हमें कुछ समय दो, हम पिताजी को इस बात के लिए तैयार करते हैं। कनक के चेहरे पर संतोष झलक आया। पिताजी से बात करने का अभिप्राय उस व्यक्ति के संबंध में पिताजी के मन में विश्वास की धारणा उत्पन्न करना था। फिर वही बात प्रिजुडिस, कनक ने थप्पड़ दिखाया। खैर, नैयर गंभीर बना रहा। कनक मौन रही। मैं समझता हूँ 3 महीने का समय तो मुझे दो। कनक की आंखें आतंक से फैल गई। 3 महीने का समय? 3 महीने में यातना देना जरूरी है क्या? हाँ, ये तो जरूरी है। ऐसी ही बात है, 3 महीने यातना बहुत जरूरी है देना। जरूरी इसलिए है क्योंकि उस बहाने हम जो है पूरी को इतने दिन में समझ पाएंगे। नए ने अधिकार के स्वर में कहा, अब स्थिति को सुधारने का यही उपाय है कि तुम हम लोगों को राय बनाने का अवसर दो। पिताजी के मन में जो तुम्हारी बदनामी फैलने का डर है उसे निर्मूल करना पड़ेगा। अभी तो हम लोगों को यह उफान मात्र मालूम होता है, आप लोगों को उफान मालूम होता है। बुरा ना माना, नैयर ने चेतावनी के लिए तर्जनी उठाकर कहा, क्या पहले उफान नहीं आया? उस चर्चा की क्या आवश्यकता? उसे मैंने भूल स्वीकार कर लिया। भूल किससे नहीं होता? आपसे नहीं हुई? मैं क्या नहीं जानती? मुझसे हुई, सभी से हो सकती है। तो भूल तो किसी से भी हो सकती है। परवाह ना करने के लिए मजबूर हो जाना एक बात है, परवाह ना होना दूसरी बात। अगर सचमुच परवाह नहीं तो होश हवास में कुछ कमी है, यह मानसिक विकृति है। अब समझ में आया। मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि उसे आशा होगी तुम्हारा परिवार इस संबंध को किसी न किसी प्रकार मान जाए। यह भी हो सकता है कि तुम्हें परिवार छोड़ने के लिए विवश देखकर वह विवाह ही ना करे। उसने तुम्हें इस परिवार की लड़की के रूप में ही चाहा हो। क्या कहना है आपके परिवार का? मैं जानती हूँ मेरे लिए वे सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भी कहता है कि ठीक है, एक मौका दो, अंदाजते हैं।
उनके साथ कितना अन्याय ये लोग कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं? कनक का स्वर भीग गया। अगर बुद्धि है तो उसे सब कुछ मालूम हो ही जाना चाहिए। पिताजी ने उसे शायद कुछ अनबात का काम दिया था, वह कुछ अनबात करके लाया था। पिताजी ने उसे बहुत अच्छी तरह आत्मीयता से समझा दिया है कि उसका तुमसे बहन-भाई के अलावा और कोई संबंध नहीं है। परंतु मैं उन्हें दूसरे रूप में वचन दे चुकी हूँ। नैयर ने टोक दिया। ये क्या? उसे अभी तक नहीं मालूम? तो मालूम क्या है? यही तो देखना है कि इतना कुछ ज्ञान जानकर एक भले आदमी के तौर पे वो क्या करता है। कहीं निराश होकर मन फेरे बैठे तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, कनक पीड़ा के स्वर में बोली। इसका मतलब ये है कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है, गहरा विश्वास नहीं है। नैयर ने पूछा, तुम क्या इतने दिन में परस्पर इतना ही समझ पाई हो एक दूसरे को? कितना धैर्य और तुम्हारे प्रति कितना विश्वास है वही तो देखना है। ये तो तब हो ना जब उन्हें स्थिति का पता हो, इसलिए मैं कहती हूँ कि एक बार मैं उन्हें समझा दूँ। परिस्थिति ना मालूम होने की क्या बात है, पिताजी की मत मालूम तो हो गया, तुम्हारा भाव भी तो मालूम है, उसका धैर्य और विश्वास तो देखना ही पड़ेगा। पर परीक्षा क्यों ली जाए? परीक्षा लेने के प्रयोजन से परीक्षा नहीं, उसके स्वभाव और व्यक्तित्व को समझने के लिए। मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा जोखिम ले रहा हूँ, सुनो, तुम्हारी दृष्टि में उसका कुछ मूल्य नहीं तो दूसरी बात है, लेकिन समाज में परित्यक्त बनकर और उसे परित्यक्त बनाकर तुम उसके भविष्य को सुधारोगी नहीं, उसके मार्ग में बाधा ही बनोगी। 2 दिन बाद नैयर के शहर अपने दफ्तर में जाने से पहले कनक ने आकर स्वयं कहा, जीजा जी, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक बार मिलने नहीं देते तो पत्र में ही सब कुछ स्पष्ट कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी बात मान जाऊँगी। नैयर अपनी बात पर दृढ़ रहा, मैं घर से लड़कर तुम्हारा समर्थन कर दूँ तो मुझे तुम पर विश्वास होना चाहिए। जीजा जी तो फिर 3 महीने ना रखिए, कनक के गले में आँसू आ गए। बहुत अच्छा, 2 महीने ही सही, 2 महीने का समय लेकर इस तरीके से एक दूसरे से ये अलग हुए। जून के पहले सप्ताह में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए बंगाल और पंजाब को हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल भागों में बांटने के शर्त स्वीकार कर लिए थे। इस प्रकट समझौते ने और भी विकट संघर्ष को जन्म दे दिया। साधारणतः पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम बहुल और पूर्वी पंजाब के हिंदू बहुल होने पर पश्चिमी पंजाब में लायलपुर, मिंट गोमरी, शेखपुरा के नहरी उपनिवेशों में सिख किसानों की बहुसंख्या थी और पूर्वी पंजाब में जालंधर, लुधियाना, अमृतसर आदि नगरों में कारीगरों के मुसलमान होने के कारण मुसलमानों की संख्या अधिक थी। मुस्लिम लीग लाहौर से पूर्व में बहुत दूर तक का भाग पाकिस्तान में चाहती थी और कांग्रेस अथवा हिंदू आधे पंजाब में बहुत दूर तक पश्चिम की ओर। सरकार, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने निश्चय किया कि पंजाब असेंबली के भिन्न भिन्न चुनाव क्षेत्रों के हिंदू, मुस्लिम और मुस्लिम सदस्य अलग अलग बैठकर निर्णय करें। मॉडल टाउन में रहने वाले गिने चुने मुस्लिम परिवारों में बैरिस्टर जमाल मिर्जा मैयत महन नैयर के पड़ोसी थे। महन नैयर और बैरिस्टर मिर्जा के व्यवहारों में हिंदूपन और इस्लाम के आचार व्यवहार की रीति के भेदों की कोई बात थी नहीं। खान पान भी एक ही जैसे होता था। हाई कोर्ट में साथ आना जाना सब चीज़ें होती थी। लेकिन उसका तर्क था, पंजाब पंजाब है, उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। महेंद्र आपत्ति करता, लायलपुर, मेंढकोम्बी, सरगोधा और शेखपुरा की नहरी आबादियों में 70-80% फीसदी जो है वो आबादी सिख ही रह रही है, उन्हें पाकिस्तान में रहने से कैसे मना किया जाए? तो मुस्लिम प्रधान पंजाब को ही हिंदुस्तान का अंग बना देना चाहिए। प्रकट में झगड़ा न होने पर दोनों की बातचीत कम होती जा रही थी। कनक दिन काट सकने के लिए कुछ करने या पढ़ने में लग जाती थी कि किसी तरीके से दिन कटे। आधी मई के बाद से नगर में कत्ल और आग का आतंक बहुत बढ़ गया था। हिंदू मुसलमान और विभाजन की समस्या चली रही थी। श्रीमानों की मस्ती, मॉडल टाउन पर प्रकृति का भी पक्षपात था। वहाँ के बंगलों की छतों पर नगर के अपेक्षा रात में काफी ठंडक रहती। दूर दूर तक आड़ न होने के कारण वायु के लिए रुकावट नहीं थी। वहाँ उजली और अंधेरी दोनों ही प्रकार की रातें रम्य होती, परंतु कनक के लिए दोनों ही विकल्प था। कनक विलंब से सोती थी, इसलिए शीतल पवन की तपियों में सूर्योदय तक भी उसकी आंख नहीं खुलती। पड़ोस में मिर्जा के मंगले की छत पर भी ऐसा ही ढंग चलता। कन्नी उठ उठ देख कन्नी कन्नी की ऊंची पुकारे सुनकर कनक ने गहरी नींद से आंखें खोली। उठते ही जलन की गंध से अनुभव हुई। नैयर की माँ कह रही थी, मैं तो बहुत देर से देख रही हूँ, जब बहुत डर लगा तो तुम लोगों को जगा दिया। नैयर रात के धारीदार कपड़ों में खड़ा आकाश की ओर नजर उठाया था। देख रहा जहाँ तहाँ बहुत तेजी से आग दिख रहा है, आग लगा है, ऐसा साहलमी की तरफ लगा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। कांता को तो ये जानकर कि आग ग्वाल मंडी में उसके मायके से दूर दूर कुछ समाधान वहां पे लगा हुआ है। भोला पांडे की गली सालमी से तो ज्यादा दूर है नहीं। हेलो नैयर, मिर्जा की बंगले की ओर से पुकार सुनाई दी और साथ ही बेगम मिर्जा की आवाज भी, बहन जी। कनक नैयर के साथ कांता और कनक भी दोनों बंगलों के बीच की नीची दीवार की ओर बढ़ गए। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चिंता हुआ वो हुआ कनक को कि कहीं भोला पांडे की गली में तो नहीं लगा है। नैयर को खदीजा ने टोक दिया, तोबा, कोई खुद अपना घर थोड़ी ही जला देगा। मुझे तो परसों माल रोड पर ही आसार दिखाई दे रहे थे, लेकिन परसों दोपहर में ही कर्फ्यू लग गया था। अरे भाई, जब दिलों में इतनी आग है तो आग लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो फिर तुम ही बताओ, मिर्जा अंग्रेजी में बोला। वो पंजाबी या उर्दू को तर्क करने योग्य भाषा नहीं समझता था। माना पश्चिम पंजाब में मुस्लिम प्रधान है तो पूर्वी भी हिंदू प्रधान है, पर पूर्व में ऐसी जगह है कि सभी मुस्लिम है। जाहिर है कोई इस्लामी तरज तौर पसंद करेगा। यही तो कह रहा हूँ, मिर्जा बोला। एमए
एमएलए और पूर्वी पंजाब के मुसलमान एमएलए लोगों की अकलें देखो, एक भी हिंदू मेंबर ने पाकिस्तान में रहने के लिए और एक भी मुसलमान में मेंबर ने हिंदुस्तान में रहने के लिए वोट नहीं दिया। ये लोग नहीं लड़ा रहे तो कौन लड़ रहा है? मिर्जा और नैयर दोनों ही हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे थे। कनक दोपहर तक बहुत व्याकुल हुई कि बोला पांडे की गली में क्या हुआ, क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसने फ़ोन लगाया, सल्ला शर्मा ने खबर दी, सालमी, परी महल, पापड़ मंडी, मच्छी अड्डा, कंजर फला सभी अभी तक जल ही रहे। रंगमहल की तरफ आग लगी नहीं। बोला पांडे की गली रंगमहल के समीप थी। कनक ने कांता को भी सब समाचार बता दिया आगे कि इतने विस्तार से दोनों आतंकित हो गए। संध्या समय नैयर को जल्दी ही लौटा। उसने बताया आधी रात में लगाई गई दोपहर तक भी वश नहीं किया जा सका। बजाज हट्टा का भी कुछ भाग जल गया। लाहौर की सब फायर ब्रिगेड आग से लड़ रहे थे। इतने इंजनों के लिए नल पानी नहीं दे पा रहे थे। आग को फैलने ना देने के लिए आग के घेरे की सीमा पर मकानों को गिरा दिया गया। सुना कि सालमी दरवाजे पर एक हिंदू लड़के ने मजिस्ट्रेट बीमा के पक्षपात से छिड़कर उस पर गोली चला दी। सब लोग जानते हैं कि अफसर खुलकर अपने अपने संप्रदाय का पक्षपात कर रहे हैं। नैयर ने बताया इस आग के रहस्य के बारे में अनुमान है कि राजगढ़ की घटना के बाद से मुसलमानों के पांव उखड़ रहे हैं। यह मुसलमान अफसरों को हिंदुओं से बदला लिया जा रहा है। कनक इन सभी समाचारों से आतंकित थी, परंतु कुछ और भी जानना चाहती थी कि नैयर समझ रहा था। उसने यथासंभव पता लगाकर बता दिया। बोला पांडे की गली और धर्मी गली में केवल बाजार के सिरे तक मकान गिरा दिए गए, गली में आग नहीं लगी। सालमी की आग 3 दिन तक जलती रही, फिर बुझी। 6 दिन से नगर में शांति थी, ऐसी शांति जैसे चौक में भीड़ में हो। कनक सबसे बात कर उर्दू दैनिक पत्र लेकर ऊपर जा लेडी। मॉडल टाउन में उसे अंग्रेजी के दैनिक सिविल, मिलिट्री, गजट और ट्रिब्यून ही मिलते थे और उसने देखा कितना उत्तेजित चीजें लिखी हैं। उसमें उनकी गिरफ्तारी की भी बातें लिखी हुई थी। कनक का कलेजा धक सा रह गया कि क्या हुआ, क्या वो हवालात में है। कनक ने पिता के समीप जाकर कोमल परंतु दृढ़ निश्चय के स्वर में कहा, पिताजी मैं जरा सुवीरे के यहाँ जा रही हूँ। सुवीरा के यहाँ? उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। ऐसी हालत में बेचारी डॉक्टर शोभा के बारे में तुमने सुना? शोभा के बारे में बताया था कि कैसे वो जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इस तरीके से सांप्रदायिक पूरा एकदम ज़हर फैला हुआ है तो इसकी वज़ह से उनको सब कुछ गँवाना पड़ा। तो वो अपनी बेटी को एक तरीके से समझा रहे थे कि अगर इस तरीके से करोगी तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी, लेकिन कनक यहाँ पे मानने वाली है थी नहीं। बुलाने आया आदमी सिर पीटता डॉक्टर रत्नालाल के यहाँ लौटा। सुबह के छोटे भाई ने पुलिस को फ़ोन किया, क्या है कोशिश? डॉक्टर लाला राम का इतना लिहाज और रसूख था, लेकिन फिर भी उसके साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। तो वो समझा रहे थे कि कनक बेटा जो है जाना ठीक नहीं है। लेकिन कनक कनक तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। टांगा दफ्तर के सामने आकर रुका तो पंडित जी ने कनक को पुकार लिया और उसके सामने ही विधि चंद से अनुरोध किया, भाई विधि चंद जरा कन्नी बेटी के साथ पुरानी अनारकली में कोतवाली के नजदीक चले जाओ। कनक क्रोध का उद्वेग दबाकर दांत पीस कर चल पड़ी। फाटक में देने हाथ कमरा था। कमरे में तख्त पर छोटे डेस्क के सामने एक आदमी वर्दी पहने फिर झुकाए आदमी बादामी कागज के रजिस्टर पे उर्दू में कुछ खाना पूरी कर रहा था। रजिस्टर पर झुके सिपाही ने सिर उठाए भी नहीं उत्तर दिया, 10 रुपए निकालो। कनक के बटुए में रुपए थे, निकाला और फिर उसने मिलाने के लिए आगे वो लेके गया। कनक सिपाही के साथ कोतवाली के बड़े आंगन में गई। विधि चंद पालतू कुत्ते की तरह पीछे पीछे चल पड़ा। बुरी देखती कनक से पूछा, तुम यहाँ पे कैसे आई? कनक अपनी पूरी शक्ति से अपने को संभाल कर बोली कि इस तरीके से जो है हम यहाँ पे तुमसे हवालात में मिलने आए और जल्दी हम नैयर जीजा से बात करेंगे कि जो है तुम्हारी रिहाई के लिए कुछ करे। मैंने सब समझा दिया है। वे बोले, लाला सुखताल तारा के भाभी ससुर और जो है ताया जी के कहने से कुछ दे दिलाकर रिहाई की कोशिश की जा रही है। तो उनके यहाँ से भी प्रोफेसर डॉक्टर प्राणनाथ भी आए थे। वो अपनी तरफ से कह रहे थे, ये कह के जो है पुरी को इसने बोला कि हम अपने जीजा नैयर से भी बात करेंगे। पुरी बहुत संभल कर बात कर रहा था, परंतु उसके स्वर में आत्मतीस और रक्षा की गुहार भी था। कनक ने बहुत शीघ्र लौट कर बैठक के दरवाजे से घर में कदम रखा और अपने पिता से बात की, फिर अपने जीजा से बात की और पिता और जीजा जो है तैयार हो गए कि ठीक है हम मदद करेंगे। मतलब कि वो किसी न किसी तरीके से तो पूरी तो सबके लिए उस दृष्टि से देखे तो संवेदनशील था ही। कनक तो अपने कमरे में आई और सीधे लेट गई। पूरी की सहायता काम दूसरों को सौंप दी। फिर संध्या समय जब नैयर के हाई कोर्ट से आने का समाचार मिला तो वो पूछी क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ बातचीत की है। नैयर ने पंडित जी की बात सुनाकर उठने के लिए समीप पड़ी फाइल पर हाथ रखा, अब चलो मुझे कल के लिए ये केस तैयार करना। कनक को नैयर के स्वर में उसे साथ ले जाने का विशेष आग्रह नहीं जान पड़ा। वो जानना भी चाहती थी। कनक ने कहा पुरी जी के पिताजी और उनकी बहन के भाभी ससुर पुलिस को कुछ दे दिलाकर उन्हें छुड़ा लेना चाहते, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। नैयर ने उत्तर दिया, ठीक है देखा जाएगा, और चुप हो गया। नैयर कहा, मैं तो जा ही रहा था, मुझे क्या एतराज? अगर हाई कोर्ट में ग्वालमंडी में फोन हो सकता, मॉडल टाउन में भी हो सकता है, ना जाने क्या क्या रुका होगा। नैयर कनक के समीप की कुर्सी पर बैठ गया। कनक की आंखों से व्याकुल उत्सुकता फूट पड़ रही थी। वो जानना चाहती थी कि हुआ क्या, और जो हुआ था वही वो जानना चाह रही थी। कनक के प्राण ओठों पर आ गए।
नैयर 2 पल चुप रह गया और फिर मानो उसे कनक पर दया आ गई। बोला, मैं खुद ही उसकी ओर से पेश हुआ था, राय बहादुर को वही ले गया था और देखकर छोटी अदालत के मजिस्ट्रेट तो ये सकपका गए। कनक के हृदय के जकड़े जो लोहे था उसका सिकंजा छूट गया। अब यहाँ पे देखिए, अदालत में सबसे अंतिम मामला पुरी और मेवाराम का पेश हुआ था। अदालत आधे घंटे देर तक बैठी और पुरी और मेवाराम बरी कर दिए गए और सब लोग जो है इस तरीके से सालमी का गुंजान बाजार का पूरा समाप्त हुआ। जलकर गिरे अधगिरे दो मंजिले चौमंगले इस तरीके से वो लोग सकरी गली से होते हुए आए। काफ़ी चीज़ें जल गई थी, भयंकर दुर्गंध चारों तरफ फैला था। भागवंती शुक्र ऐसी दौड़ी कि जीने से गिरती-गिरती बची। चबूते पर ही उसने जवान बेटे को सीने से चिपटा लिया और चीख कर रो पड़ी। यानी जब वो वहाँ से छूट के आया तो एक अलग ही नज़ारा चारों तरफ था। पुरी ने माँ के आलिंगन से मुक्ति पाकर मेलादाई की पैरी पेड़ा पाया लगाना और तारा और उषा भाई से गले लगी। हमारा बहादुर भाई देश और सच्चाई के लिए जेल की क्या परवाह करता, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। पूरी अपने घर का जीना चढ़ने से पहले खुशहाल सिंह के यहाँ गए। उसने कतारों को संबोधन किया, मासी पैरी पन्ना। गली के लोग पुरी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, घेर कर बैठे थे, जानना चाहते थे क्या हुआ कैसे हुआ। पुरी ने सुना कि घसीटा राम और पन्नालाल सालमी की आग के बाद अपने अपने मकानों में ताले लगाकर तीर्थ यात्रा करने मथुरा और वृंदावन चले गए। सब जानते थे कि वो बाजार की आग से डरकर भाग गए और सब लोग कहाँ गए। माँ और उषा के कई बार पुकारने पर पूरी भोजन के लिए ऊपर गया। चौके में तारा भोजन परोस रही थी, माँ समीप बैठी थी, थाली में कई कटोरियाँ थी। पूरी ने माँ से कहा, वो तारा से सीधे नहीं बोल पा रहा था, क्या बहुत है? माँ ने कहा, पुष्पा और रतन की माँ तेरे लिए 2 कचड़ी नालदार तरकारी अपने यहाँ से भेज दिया और जीवा और राम प्यारी भी। मैं 2 दिन बाहर रहा तो घर में मेहमान बन गया। पूरी ने कौतुक प्रकट किया। काका, पास पड़ोस के लोग खुशी गम में साथ ना दे तो कैसे होगा? पुरी ने तारे की ओर नहीं देखा पर जानता था कि वह चुप थी, जैसे लड़की अपने विवाह की चर्चा होने पे चुप रहती है। भोजन के बाद पूरी छत पर खाट डाल लेट गया तो समीप खाट कर लेटे मास्टर जी ने या किसी दूसरे ने भी उसके विश्राम में विघ्न डालना उचित नहीं समझा। जून की धूप से तपी हुई छत मुंडेरों पर बरसाती की टीन से वैसे ही गर्म थी। इतने बड़े परिवर्तन की अनुभूति ने सहसा निद्रा न आने दी। पूरी किसी सामूहिक या सामाजिक समस्या के विषय में नहीं सोच रहा था, वैसी चिंता अब उसे व्यर्थ जान पड़ती। लाखों आदमियों का समाज उसके सामने था। पुरी के मन से कनक के प्रति विश्वासघात का सब रोष अब तो मिटा कि मतलब एक तरीके से वो चला ही गया था। दूसरे दिन पूरी प्रातः से ही काम में लगे। हवालात से उसकी मुक्ति पर बधाई देने कोई आ पहुंचता तो उठकर गले मिलता। पुरी ने 5 बजे तक काम किया और कपड़े बदल कर ग्वाल मंडी जाने के लिए घर से निकला। जले हुए बाजार के बीभत्स दृश्य से बचने के लिए वो बच्चों से उतर मंडी और लाहौरी दरवाजे से होकर गया। पूरी समला सोचा नैयर जा रहा है। उसने मुस्कुराहट के नमस्ते कर आभार प्रकट किया। नैयर ने सदा की तरह गंभीर वो बहुत ज़्यादा पसंद तो करता नहीं था, वैसे ही हाँ, जो है अभिवादन किया। पूरी ने नैयर में इतना विनय कभी नहीं देखा था। आप आजकल किस पत्र में काम करें? नैयर ने समीप कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। पूरी ने बताया कि वह किसी एक पत्र से बंधा हुआ नहीं, स्वतंत्र है। नैयर बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा विचार है आप यही पसंद भी करते हैं, स्वतंत्रता? जी हाँ। हाँ, मास्टर राम लोभाया जी आपके पिता है ना? हाँ। जमानत के लिए उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर प्राणनाथ का नाम बताया। ये प्राणनाथ वही ना, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो गवर्नर के एडवाइजर थे? जी हाँ। जयदेव ने स्वीकार किया। जानता हूँ, बहुत ही नेक आदमी है और योग्य भी है। सुखलाल जी हमारे संबंधी हैं। आपके पिताजी मास्टर जी के भाई हैं? जी नहीं, भाभी समधी हैं। मेरी बहन के भाभी ससुर। अच्छा अच्छा, ये तो वही है ना जिनके लड़के के बारे में ये बात हुई थी। अब एक तरीके से यहाँ पे नौकन जो है नैयर जानने की कोशिश में तंज भी कस रहा है। जीजा ने मंगाई है, नौकर ने उत्तर दिया। जीजा जी तो चले गए, कहते हुए कंचन ने भीतर झाँक लिया। पुरी को देखकर नमस्ते की। नैयर को उसे बात करते देख कंचन ने कहा, आप लोगों के लिए चाय बना दूं? वो 2 प्याली चाय बनाने गई। कंची, तुम नहीं पियोगी? जयदेव ने पुराने परिचय से पूछा। मैं अभी पिताजी के साथ पी चुकी हूँ। इन उपद्रव की वजह से हर बात में परेशानी थी, तो क्या बहन का विवाह भी सितंबर तक परीक्षा के लिए स्थगित करना पड़ा? नैयर ने बहुत चिंता से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। खैर कोई बात नहीं। नैयर ने सहानुभूति प्रकट की। लाला सुखलाल का लड़का क्या नाम है उसका? सोमराज। अच्छा हाँ, वही प्रोफेशन में सर्विस में है ना? शायद अपने घर के बिजनेस में। मैं इन बातों से परिचित नहीं हूँ। पुरी को अपने उत्तर स्वयं ही विचित्र लगे। तुरंत बोला, सगाई सन 44 में मेरे जेल में रहते समय हुआ था और शायद अरेंज मैरिज था। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं है। और यहाँ पे एक तरीके से वो उसके घर की सच्चाई को ही खोलना चाह रहा था। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे लड़के लड़कियों का संतोष और परिवार का भी संतोष, और ही क्या चाहिए? ठीक कह रहे हैं ना आप? पुरी ने प्रसंग से मुक्ति का सांस लिया। पुरी का चाय का प्याला समाप्त हो गया। नैयर ने केवल आधा ही पिया। पुरी ने अनुरोध किया, आप लीजिए, आपने तो चाय पी ही नहीं। हाँ ठीक है, मैं पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्याला समाप्त कर पुरी ने पूछा, पंडित जी घर में है तो मैं उन्हें भी प्रणाम कर लूँ? हाँ हाँ, घर में है, पर आज तबीयत ठीक नहीं है। पुरी बहुत देर से साहसिकत कर रहा था। बोला, मैं कनक जी को भी सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, नैयर ने स्वीकार किया। आपके हवालात में होने के समाचार से हम सभी को बहुत चिंता थी। पुरी का चेहरा गंभीर हो गया। नजर अचानक कुछ पल सोचना पड़ा और सावधानी के साथ जो है गंभीरता से उसने बोला, माय डियर फ्रेंड,
नैयर ने झिझक प्रकट करने के लिए अपने कंधों को जरा सिकुड़ा और अपना हाथ जयदेव के सोफे की बाह पर रख दिया। आपने मेरा अभिप्राय कुछ दूसरा समझ लिया। अगर अनुमति हो तो मैं आपके और कनक के मित्र की स्थिति से बात कर सकता हूँ, वरना मैं दखल देने वाला कौन? पूरी झेप गया। नहीं नहीं, आप जरूर कहिए। हाँ जरूर। पंडित जी ने शायद स्थिति को ठीक नहीं समझा और मैं संकोचवश उस समय कुछ नहीं कह पाया। पूरी संभल कर बोला, मैं अपने और आप लोगों के आर्थिक स्तर के प्रति सचेत हूँ। मुझे पता है कि क्या है। बिल्कुल ठीक। विवाह का अर्थ ही स्त्री के निर्वाह का बोझ गले समेट लेना ही है, नैयर ने समर्थन किया। मैंने तो कनक के प्रति और पंडित जी के भी प्रति आदर के कारण उनकी भावनाओं को स्वीकार कर और अपना वचन दिया। मैंने अपनी परिस्थिति उनके सम्मुख रखी। अब मैं विचित्र परिस्थिति में हूँ। मैं समझ रहा हूँ। नैयर ने समझ लेने के बोझ के कारण अपनी पीठ और सिर को सोफा कुर्सी की पीठ पर टिका दिया और अपनी नेकटाई को सलाते हुए बोला, मेरा ख्याल है मैं समझ रहा हूँ, ऐसी स्थिति कठिन होती है। मैं जानता हूँ कनक बहुत भावुक है और साहित्यिक प्रवृत्ति होने के कारण आपकी प्रतिभा से आकर्षित। वो लड़की कोई भी विचार मन में आने पर झिझक या प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं समझती। आप भी उसकी भावना से प्रभावित हैं। खैर हाँ, आपका अनुमान ठीक ही है, बिल्कुल स्वाभाविक है, नैयर ने अनुमोदन किया। परंतु विवाह केवल भावनात्मक संबंध तो नहीं है। आप मानेंगे केवल दो व्यक्तियों के संबंध ही तो नहीं होते। कम से कम हमारे समाज में विवाह का ये तो मतलब नहीं होता है, सहयोग होता है। पूरी ने इनकार में सिर हिला दिया। आप तो ये अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग प्राय वर्ष डेढ़ वर्ष से मित्र हैं, तो मैं आपको वस्तुस्थिति में अवगत करा सकता हूँ। पंडित जी ये तो उदार हैं, परंतु खैर मुझे से उन्हीं ने कहा था। मैं निजी तौर पे आपको बता ही दूँ, वे अनुमति नहीं देंगे। ऐसी अवस्था में यदि कनक ने जिद की तो मैं केवल कल्पना की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि जितना भी कर सके वो अपने पिता से बहुत प्रेम भी करती है, शायद सब बहनों से ज़्यादा। हाँ, अगर उसने जिद की तो उसका जीवन बहुत विपन्न भी हो सकता है। इतनी कटुता लेकर जीवन में क्या माधुर्य। मैंने तो निर्णय उसी पर छोड़ दिया। पूरी मौन न रह सका। मैं किसी का जीवन कटु नहीं बना चाहता। मैं आपका स्वभाव जानता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नैयर ने विश्राम के लिए अपने कंधे फैलाते हुए कहा, मैं आपको केवल वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ। वो तोल मोल कर शब्द बोल रहा था। मैं व्यक्तिगत रूप से विवाह में लड़के लड़की की स्वतंत्रता का समर्थक हूँ, परंतु कभी विचित्र गुत्थी पड़ जाती है। उदारता मेरी बहन हो या जैसे आपकी बहन का विवाह हो रहा है, ये तो सौभाग्य की बात है ना। अगर आप लड़के को, नैयर ने विशेष बल देकर, किसी भी कारण से योग नहीं समझते तो आप बहन को जरूर ही समझाते। बस चलते हैं, ऐसा ना कहें। खैर, जयदेव ने दोनों हाथों के पंजों को फंसा के वहां चल दिया। पूरी मौन रहा। आप सोचिए, अगर कनक जिद करती तो उसे अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति से गिरने की कितनी बड़ी कीमत उसके लिए देनी पड़ेगी। नैयर का स्वर गंभीर हो गया, मानो वह हाईकोर्ट के जज के सामने अंतिम तर्क उपस्थित करा। पूरी का रोम रोम अपमान से जल उठा। पूरी उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरी ओर से कोई आग्रह नहीं था, ना ही है। नमस्ते। कांता और कनक नैयर की प्रतीक्षा चिंता और व्यग्र से करती रही। कांता ने उपलम्ब से कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? ग्वाल मंडी में ही देर लगी, नैयर ने कहा। कनक ने चुटकी ली। जैसे को तो गप्पेबाजी से फुर्सत ही नहीं। उसको लगा कि कुछ सकारात्मक समाचार लेके आया, जबकि समाचार ऐसा कुछ सकारात्मक नहीं था। उसके लिए झुंझलाहट भरा ही समाचार था। नैयर ने सोचने के लिए चाय के दो घूंट भरे, बोले, तुम उसे मिलने के लिए हवालात में गई थी। तुमने जो सहायता की थी उसी के लिए उसने धन्यवाद किया, और इस तरीके से हमारे बीच यही बातचीत हुई। लेकिन वो और भी जाना चाहती थी। नारी भी चुन सकती है, क्यों ना चुने? उसने कहा कि नैयर ने समझाने के स्वर में योग दिया, परंतु ऐसा अहंकार दिखाना न नारी को शोभा देता न पुरुष को। जिसे प्रेम किया जाए उसके प्रति उपेक्षा क्यों दिखाई जाए, उसे दूसरों की दृष्टि में क्यों गिराया जाए? पर ये बात है ही नहीं, कनक ने ओठ काटते हुए कहा। बात पहले उन्होंने ही की थी। मैं तो मानता हूँ, नैयर ने शांति से कहा। तो नैयर आके इससे कहता है कि उसने सीधे ये कह दिया कि पहल उसकी तरफ से नहीं था, पहल तुम्हारी तरफ से था। अब इसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ खराब लगा, लेकिन अभी भी जो है कनक जो है उस पर पूरा भरोसा करती है। नैयर कहता गया, परंतु जब पुरुष ऐसा करे तो उसमें हीनता की जबरदस्त भावना होगी। किस बात की हीनता है उनमें? कनक के माथे पर रेखाएं पड़ गई। मैंने ये नहीं कहा कि वो हीन है, परंतु उसमें हीनता का भाव तो है। अब वो अपनी तरीके से इस चीज को इसके सामने रख रहा है। वो सच्चा और ईमानदार है। नैयर गंभीर बना रहा। मुझे पूरा विश्वास है, कनक ने दृढ़ता से कहा। मेरे पास दूसरी तरह का प्रमाण है। बहुत धीमे से नैयर बोला। क्या प्रमाण है? कनक ने चुनौती दी। पुरी की बहन का नाम तारा है, तुम्हें पता है ना? वो उसकी शादी किससे हो रही है? तो ये जो सोमराज के बारे में बताता कि ये वही सोमराज है जो टीचर को मारा भी था और उसकी बड़ी बदनामी है, फिर भी उसकी शादी हो रही है और इसका भाई उसके पीछे खड़ा है। यानी एक बहन का साथ नहीं दे रहा है। बहन की अगर इस तरीके से शादी, उसका स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो फिर ये क्यों इस तरीके से जबरदस्ती ब्याह कर रहा है? कांता ने घृणा प्रकट की। ये नहीं हो सकता, मैं विश्वास नहीं करूंगी। कनक ने विरोध किया। क्या? तुम स्वयं पूछ लेना कि जुलाई में तारा का विवाह सेनेट हॉल से नकल करने वाले अपराधी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने तो यहाँ तक ही सुना है कि लड़की के विरोध करने पर उसे मारा पीटा भी गया है। असंभव, कनक ने मुंह फिराकर कहा और बोली, मैं तारा से ही पूछ लूंगी। तारा न हार मानने वाली है, वो सच बोलने वाली साहसी है। सुनो, मैंने पुरी को ये नहीं बताया कि मुझे विवाह के विषय में मालूम है। सोमराज का पिता सुखलाल उसके पिता के साथ आया था। पुरी ने बताया कि सुखलाल उसकी बहन का भाभी ससुर है। मैंने पूछा, लड़का क्या करता है, प्रोफेशन में या सर्विस में लड़का योग्य है या नहीं?
सोमराज का भावी साला जो पत्रकार, वो जानता ही नहीं है बात। उसने किस तरीके से बात को घुमा दिया हमारे सामने। ये सब उसकी पैंतरेबाज़ी। खैर, सोमराज की बाबत अज्ञान प्रकट करने से उसकी ईमानदारी का तो प्रमाण मिल ही गया। अब यहाँ पे देखिए, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।